हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज, जिसमें हम परीक्षा वाणी को कवर कर रहे थे, उसी सीरीज़ का ये हमारा अगला भाग है, जिसके अंदर हम जो हमारा चैप्टर है उत्तराखंड कल्याणकारी एवं अन्य योजनाएं, उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारी प्रीवियस पार्ट हैं इस सीरीज़ के उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप सभी को देख सकते हैं, या फिर नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो महिला एवं बाल कल्याण जो कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो इनके लिए जो जो योजनाएं चल रही है उनको यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया था। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 2006-2007 को। ठीक है, तो 2006-2007 का जो वित्तीय वर्ष था, इसको क्या घोषित किया गया था? महिला सशक्तिकरण वर्ष। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? यहाँ पर 30% आरक्षण है। ठीक है, दो तरीके के आरक्षण है महिलाओं के लिए। पहला है राज्य सेवाओं में, ठीक है, यानी कि जो वैकेंसीज निकाली जाती है राज्य सरकार के द्वारा उसमें। दूसरा है पंचायतों में, तो दोनों में अलग अलग आरक्षण है। 30% है राज्य सेवाओं में और 50% है पंचायतों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायतों में कितना आरक्षण है महिलाओं के लिए? 50% है। और इसको 50% 2008 में उस समय मुख्यमंत्री जो थे भुवन चंद खंडूरी, उन्होंने इसको किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो यह है जेंडर बजट व्यवस्था। देखिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि एक जेंडर बजट व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यानी कि जितना भी बजट आएगा उसका 30% हिस्सा जो है वो महिलाओं के जो सशक्तिकरण है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूरे बजट का 30% हिस्सा जो महिला और बाल विकास कार्यक्रम होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है जेंडर बजट के तहत महिलाओं या बाल विकास के लिए कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान है प्रतिशत में, तो आपको बताना है 30%। ठीक है, एक और कार्यक्रम महिलाओं के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम। तो समेकित बाल विकास कार्यक्रम जो है यह केंद्र सरकार चला रही है और 1975 से यह यहाँ पे लागू है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कब से लागू है? 1975 से। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण हमारी योजना है वो है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना। देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो है यह 2001-2002 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, और इसके तहत जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एक व्यवस्था शुरू की गई, टेक होम राशन व्यवस्था। ठीक है, यानी कि अपने राशन को क्या करो, अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसके अंदर किया गया। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना कब शुरू की गई? तो 2001-2002 में। ठीक है, अगला जो हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2005 से शुरू की गई और 2015 में इसको नए रूप में लागू किया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा अगर कि जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई, तो अप्रैल 2005, नए रूप से कब लागू किया? 2015 से। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि जो भी गर्भवती महिला किसी सरकारी अस्पताल में किसी बच्चे को अगर जन्म देती है तो उनको 1400 रुपये की यहाँ पे वित्तीय धनराशि दी जाएगी। ठीक है, साथ ही जो अन्य सुविधाएं उनको दी जाती हैं वो वहां पे उनको बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। ठीक है, अगला है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना की बात करें तो इसको शुरू किया गया था जो 11 से 18 साल की जो बालिकाएं हैं उनके लिए 2001 से ये योजना शुरू की गई। 2001 से यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, अगली परियोजना है हमारी जो है वो है मोनाल परियोजना। देखिए, मोनाल परियोजना को कहीं पर जो हमने ऊपर पढ़ा किशोरी शक्ति योजना, इसी का एक भाग माना जाता है और इसके अंदर भी वही था कि 11 से 18 वर्ष की महिलाओं के लिए, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए प्रशिक्षण की यहाँ पे सुविधा की गई थी। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो है सबला योजना। देखिए, सबला योजना 19 नवंबर 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और जब इस योजना की शुरुआत की गई तो पूरे उत्तराखंड में एक साथ इसको लागू नहीं किया गया, कुछ कुछ जगह पे इसको शुरू किया गया सबला योजना को। जैसे चमोली में शुरू किया गया, उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, ऐसे इन 4 जिलों में पहले शुरू किया गया। और जब सबला योजना शुरू कर दी गई तो जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी अभी किशोरी शक्ति योजना, उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आपको प्रश्न बन सकता है किशोरी शक्ति योजना की जगह पर
कौन सी योजना शुरू की गई थी? सबला योजना 19 नवंबर 2010 से। ठीक है, अगला है वंदे मातरम योजना। देखिए, वंदे मातरम योजना की बात करें, इसकी शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2004 से और इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए निःशुल्क उपचार की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वंदे मातरम जो ये परियोजना है या योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत की गई और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार से ये संबंधित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो कस्तूरबा गांधी जो है बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2004 में आई थी यह योजना और इसका जो उद्देश्य था कि बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, यानी कि ऐसे स्कूलों की स्थापना करना जिनका अपना क्या हो? हॉस्टल हो। ठीक है, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। तो किसके तहत किया जाता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत, जो कि अगस्त 2004 में आई थी। अगला है राजकीय आदर्श विद्यालय। तो राजकीय आदर्श विद्यालय की बात करें तो एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की गई है हरिद्वार में और यह कब से चल रहा है? 2014-15 से यह विद्यालय हरिद्वार में संचालित इसका हो रहा है। ठीक है, संचालन। एक और परियोजना चलाई गई थी महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के तहत कि स्वशक्ति परियोजना। तो स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत की गई जनवरी 2002 में। ठीक है, देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल वही हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को अगर आप बुक में देखेंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने केवल उनको यहाँ पर लिया है। एक और योजना चलाई गई स्वाधार योजना। स्वाधार योजना की बात करें तो जो इसकी शुरुआत भी 2001 से की गई थी। ठीक है, ये भी महिलाओं के से संबंधित है। ठीक है, स्वाधार योजना। ठीक है, 2001 से इसकी शुरुआत की गई। एक है स्वयं सिद्धा योजना, यह भी 2002-2003 से संचालित है। ठीक है, स्वयं सिद्धा योजना। ठीक है, महिला कंपोनेंट प्लान। तो महिला कंपोनेंट प्लान की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा प्लान है, इसका उद्देश्य जो है वह ये है कि महिलाओं के लिए किसी भी क्षेत्र में 30% से बजट कम नहीं हो सकता। ठीक है, हमने ऊपर अभी देखा था ना जेंडर बजट व्यवस्था, तो वह भी 30% ही होगा और कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ बजट आता है तो उसमें महिलाओं का जो हिस्सा होगा वो 30% वहाँ पर होगा। उसको फिक्स कौन करता है, उसकी निगरानी कौन करता है कि कहीं पर 30% से कम तो नहीं हो रहा है? महिला कंपोनेंट प्लान। ठीक है, इसके तहत। अगला है स्वावलंबन कार्यक्रम। तो स्वावलंबन कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1996 से की गई और समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरुआत में ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो गया है, 1975 से लागू है। अगला है हमारा राज्य पोषण परिषद। राज्य पोषण परिषद की बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है, यानी कि अध्यक्ष कौन होगा इसका? राज्य पोषण परिषद का मुख्यमंत्री होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना। तो इसकी शुरुआत भी 19 नवंबर 2010 से की गई थी। अभी हमने ऊपर एक और योजना पढ़ी थी जो 19 नवंबर से शुरू हो रही थी, 19 नवंबर 2002 से जो शुरू हो रही थी। ठीक है, कौन सी योजना? 2010 से जो शुरू हो रही थी हमारी सबला योजना। तो सबला योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मातृत्व सहयोग योजना दोनों के दोनों 19 नवंबर 2010 से शुरू की गई और इसके तहत क्या किया गया कि जो मजदूरी करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण के प्रति उनको जागरूकता के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो गर्भवती महिलाएं जो मजदूरी करती हैं उनके लिए उनको पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अभी हमने देखा महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम जो कल्याण कार्यक्रम थे उनको देखा। ठीक है, उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आरक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरक्षण। तो देखें तो जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 19% आरक्षण है, जो जनजाति है उनके लिए 4% आरक्षण है। कहाँ पर है ये? जो राज्य सेवाएं हैं, जो शिक्षण संस्थान है, सभी जगहों पे। ठीक है, 4% और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 14% यहाँ पर आरक्षण है। ठीक है, अब कुछ योजनाएं हैं उनको देखते हैं। देखिए, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। तो देखिए, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना जो है यह SC और ST के जो युवा हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत उनको फिर रोजगार वो अपना हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति व जनजाति से है। इसके अंदर अल्पसंख्यक भी आते हैं। ठीक है,
अगला है शिल्पी ग्राम योजना। तो शिल्प से जुड़े जो एससी और एसटी के लोग हैं, जो ग्राम हैं, उनको सुविधा देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, शिल्पी ग्राम योजना। एक है आश्रम पद्धति विद्यालय। तो आश्रम पद्धति विद्यालय की बात करें तो एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए राज्य में ऐसे 16 जो विद्यालय हैं उनकी स्थापना की गई, जो किस पद्धति पर आधारित है, आश्रम पद्धति पर आधारित हैं। अगला है हमारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की बात करें तो जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके छात्र छात्राओं के लिए इसकी स्थापना की गई है, और एक है देहरादून के अंदर और एक स्थापित किया गया है उधम सिंह नगर में। अगला है निर्धन परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 व इलाज हेतु 10,000 देने का प्रावधान। तो देखिए, जो इन जातियों के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं, इनके लिए एक योजना भी चलाई गई है। इनके तहत जो वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो अगर किसी बेटी का विवाह होता है इनमें, तो उनको 50,000 रुपये वहाँ पे सहायता दी जाती है, और अगर कोई बीमार होता है इलाज गंभीर रूप से, तो उसके लिए 10,000 रुपये की यहाँ पर उनको सहायता दी जाती है। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन। तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय जो है इसका गठन किया गया 2012 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए अल्पसंख्यक विकास निधि, तो इसका गठन भी 2012 में ही किया गया था। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक विकास निधि, दोनों का गठन 2012 में किया गया। इसके अलावा मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना। तो यह जो योजना है 2012-2013 से संचालित है। ठीक है, एक और योजना है रहबर योजना। तो प्रश्न बनता है कि रहबर योजना का संबंध किससे है? तो यह संबंध है जो गरीब महिलाएं हैं 18 से 35 वर्ष की, उनको स्वरोजगार हेतु उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना कौन सी योजना के तहत दिया जाता है? रहबर परियोजना के तहत। ठीक है, मुझे इसका नहीं मिला कि इसकी शुरुआत कब की गई। ठीक है, तो अगर किसी को पता हो कि रहबर योजना की शुरुआत कब की गई थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। ठीक है, अगला है मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण। तो मुसलमानों के लिए हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है पिरान कलियार में, जो कि कहाँ है? रुड़की में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखिए, अभी हमने शुरुआत में महिला और बाल विकास कार्यक्रम देखे, उसके बाद हमने जो देखे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए देखे, फिर हमने जो अल्पसंख्यक है उनके लिए देखे। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है उनको। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपातकालीन सेवा योजना 108। तो जो 108 सेवा है यह किसके नाम पर है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर यह सेवा चलती है, और इसकी शुरुआत की गई थी 15 मई 2008 को। देखिए, अब ये कॉमन हो गया है कि 108 जो है 2008 को जारी किया गया था, शुरू किया गया था, तो आपको पूरी डेट सहित इसको याद रखना है। एक और योजना चलाई गई डोली सेवा। तो डोली सेवा की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 17 अप्रैल 2012 को की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था डोली सेवा का, कि जो दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां तक बस नहीं पहुंच सकती, जहां तक 108 सेवा नहीं पहुंच सकती, वहां पर डोली सेवा शुरू की गई, ताकि जो भी मरीज़ होगा उसको डोली में बैठा के कम से कम सड़क तक लाया जा सके और फिर 108 वहाँ पर आ सके। ठीक है, तो एक प्रकार से यह किसकी सहायक सेवा है? 108 की ही ये एक सहायक सेवा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सी सेवा को, कौन सी योजना को 108 की सहायता के लिए जारी किया गया था, शुरू किया गया था? तो वो थी डोली सेवा। ठीक है, अब देखते हैं हम दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं कल्याण के, उनके लिए, तो वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर आरक्षण की बात करें तो दिव्यांगों को यहाँ पे जो आरक्षण मिलता है राज्य सेवा में, वो मिलता है 3%। तो आपको प्रश्न बनते हैं, देखिए अलग अलग आरक्षण है, आपको याद रखने हैं। महिलाओं का कितना है, ST का कितना है, SC का कितना है, और जो अन्य चीज़ है OBC है उनका कितना है, विकलांगों का कितना है, पूर्व सैनिक जो है उनका कितना है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो विकलांगों को मिलता है 3% आरक्षण, और इनके लिए पेंशन की भी शुरुआत की गई है 1 अप्रैल 2012 से, जिसके तहत इनको 800 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और एक ब्रेल प्रेस की स्थापना की जा रही है। जो दिव्यांग, जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए ब्रेल प्रेस की स्थापना कहाँ की जा रही है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ये स्थापित है। अब जो सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, चाहे वो राज्य निर्माण आंदोलनकारी हों या सैनिक हों, उनके लिए क्या योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं? सबसे पहले हम पेंशन की बात कर लेते हैं कि किसको कितनी पेंशन दी जा रही है। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सैनिक हैं उनके लिए
3,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सैनिक हैं। अगर बात करें राज्य आंदोलन के लिए, राज्य आंदोलनकारी जो कि सामान्य है, यानी कि इनको कोई भी चोट नहीं आई है, हालांकि आगे जाके इनको नौकरी नहीं मिली राज्य आंदोलन के वजह से, ठीक है, तो इनको जो पेंशन दी जाती है वो 5,000 रुपये प्रति माह दी जाती है। और वैसे व्यक्ति जो राज्य आंदोलनकारी हैं और उस आंदोलन के दौरान वो क्या हो गए थे, विकलांग हो गए थे, दिव्यांग हो गए थे, तो उनके लिए 10,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर पेंशन दी जाती है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उनका कितना है, राज्य आंदोलन के दौरान जो सामान्य आंदोलनकारी थे उनके लिए कितनी है, और जो विकलांग आंदोलनकारी हैं उनके लिए कितनी है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं आरक्षण की। तो जो पूर्व सैनिक हैं, तो पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर समूह ग और समूह घ यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज में 5% का आरक्षण है, जबकि जो अपंग सैनिक हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, उनके लिए 2% का यहाँ पर आरक्षण है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। एक और जो महत्वपूर्ण योजना है इनके लिए चलाई गई थी, जो भूतपूर्व सैनिक थे इनको लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, इको टास्क फोर्स। ये गठित की गई 2008-2009 में, और इसका उद्देश्य था वनों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो वनों की सुरक्षा के लिए एक फोर्स का गठन किया गया था, इको टास्क फोर्स। इसके तहत जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको लिया गया, ठीक है, ताकि उनको भी यहाँ पे रोजगार दिया जा सके। कब किया गया, 2008-2009 से, ठीक है। एक और योजना चलाई जा रही है, जय जवान आवास योजना। तो जय जवान आवास योजना के तहत जो पूर्व सैनिक हैं उनको आवासीय भवन हेतु यहाँ पे ज़मीनें आवंटित की गई हैं, ठीक है। देहरादून में दी गई है, हल्द्वानी में दी गई है, कोटद्वार में दी गई है, अलग अलग जगहों पर इनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व सैनिकों को आवासीय भवन प्रोवाइड कराने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो जय जवान आवास योजना। इसके अलावा कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाती है, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि कोई जो हमारे शहीद हैं, अगर कोई शहीद हो जाता है आर्मी पर्सन किसी भी सेवा में, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहर में, तो उनके आश्रित जो उनके होते हैं उनके 10 लाख रुपए उनको दिए जाते हैं, ठीक है। अगर किसी की पुत्री की शादी है उन्हीं में, तो उनके लिए क्या दिया जाता है, 2 लाख रुपए की वहाँ पे उनको अनुदान दिया जाता है, ठीक है। जो भी सैनिकों के जो पूर्व सैनिक होते हैं, जो अनाथ पुत्रियाँ हैं उनके लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि शहीदों की पुत्री के लिए। पूर्व सैनिकों को आवासीय सहायता हेतु 2 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जो पूर्व सैनिक होते हैं उनको सहायता के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं अपने घर को बनाने के लिए। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस। तो उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस जो है, यह जो उत्तराखंड के अंदर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई थी 2005 से, ठीक है। तो 2005 से बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुकी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत 1 जून 2002 से की गई थी, ठीक है, 1 जून 2002 से, ठीक है। अगला है अटल खाद्यान्न योजना। तो अटल खाद्यान्न योजना की अगर हम बात करें तो यह 11 फरवरी 2011 से शुरू की गई है। अगली जो योजना है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना। तो मातृ पितृ तीर्थ योजना की अगर हम बात करें, किसके नाम पर चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इसको ये नाम कब मिला, 29 जुलाई 2017 को। तो और इसका जो पुराना नाम था वह था मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ। वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए, अगर प्रश्न बनता है कि दीनदयाल उपाध्याय जो ये योजना है मातृ पितृ योजना कब शुरू की गई, तो आंसर होगा 2017। और अगर सीधा इनाम आता है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कब शुरू की गई, 2014। नाम परिवर्तन का भी पूछा जा सकता है, इस योजना का नया नाम क्या है या इस योजना का पुराना नाम क्या है, ठीक है। अगला है यहाँ पर जायका परियोजना। देखिए, जायका परियोजना की बात करें तो जायका जो है ये जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, जायका की फुल फॉर्म, और इसने और राज्य सरकार ने आपस में वो क्या है एग्रीमेंट किया है, ठीक है। कब किया गया था, 2014 में। तो प्रश्न बनता है कि जायका परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है, तो यह जापान के सहयोग से चल रही है, ठीक है। और इसका लक्ष्य जो है वह यह है कि 2022 तक 250 वन पंचायतों को इस परियोजना के तहत जोड़ना है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी
वन होते हैं, वनों का संरक्षण किया जाएगा, जो चारागाह होते हैं उनका विकास किया जाएगा, महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा और जो ग्रामीण हैं उनके लिए भी जो रोजगार के अवसर होते हैं उसमें भी इनके लिए वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो ऐसे 250 वन पंचायतों को इस योजना के तहत जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अगला है निर्मल शहर पुरस्कार योजना। तो निर्मल शहर पुरस्कार योजना की अगर हम बात करें तो 2011-12 से ये लागू है, चल रही है उत्तराखंड के अंदर। और इसका जो नाम है ये किसके नाम पे रखी गई है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये रखी गई है। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना। ठीक है, युवा नीति की बात करें तो युवा नीति की घोषणा कब की गई थी, 5 सितंबर 2011 को युवा नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं, तो रोजगार कार्यालयों की अगर हम बात करें तो 23 कुल कार्यालय हैं अभी वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर। रोजगार कार्यालय कितने हैं, 23 कार्यालय हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तक तो सारी योजनाएं थी जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। जितनी भी योजनाएं रिमेनिंग रह गई हैं, बच गई हैं यहाँ पे, उनको हम जो हमारा अगला चैप्टर है उनके साथ कवर करेंगे। वहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में कई सारी योजनाएं दी गई हैं और उसके अलावा एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें पूरी उत्तराखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये हमारी बुक वाइज सीरीज़ है इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं करा, फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपने ये कहाँ से बता दिया। ठीक है, इसलिए केवल जितना चैप्टर के अंदर वो जितना दिया गया था यहाँ पे वही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, कंफर्म नहीं है लेकिन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे एंड में लिखे हैं ताकि शुरुआत में हमारा टाइम ये खराब ना करें। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं एक बार। देखिए राज्य के अंदर ये सारे अधिनियम लागू हैं। एक है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो संशोधित हुआ था 2005 में, तो ये लागू है जिसके तहत ये कहा गया है कि पुत्री भी जो संपत्ति है उसमें अधिकार अपना रख सकती है। दूसरा जो अधिनियम है वो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 और संशोधित हुआ 1986 में। तो इसके तहत दहेज लेने पे सजा देने का प्रावधान है। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम जिसके तहत महिला और पुरुष अगर किसी सेम काम को समान काम को करते हैं तो उनको समान वहाँ पे वेतन दिया जाएगा। तो ये कब से है, 1976 वाला जो अधिनियम है ये भी लागू है। सती निषेध अधिनियम की बात करें तो 1987 इसके तहत सती प्रथा जो सती होने का जो सिस्टम है उसको रोक लगा दी गई है। प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 ये लागू है जिसके तहत आप जो भ्रूण होता है उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। एक और है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 ये भी यहाँ पर लागू है। और जो अंतिम है वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 ये भी यहाँ पर लागू है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये वाली योजना किससे संबंधित है, वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम किससे संबंधित है, जैसे कोई महिला कहीं पर काम करती है, वहीं पर नौकरी करती है और अगर वो गर्भवती है तो फिर उनको कुछ टाइम का जो सवेतन अवकाश होता है यानी कि वेतन के साथ आपको उनको अवकाश देना होगा, यह ये अधिनियम कहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा परीक्षा वाणी सीरीज़ का अगला पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।